सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी बलराम कटवाड़। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, इस चेहरे को सभी पहचानते हैं। तो आज हम इनसे मिले हैं तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि एक समाज सेवी है। किसान आंदोलन के दौरान भी जब 13 महीने तक खटखट टोल पर किसान आंदोलन चला, तो उसके दौरान भी इन्होंने किसानों की बहुत मदद की है। लगातार उनसे जुड़े रहे हैं और आगे भी, अभी भविष्य में भी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कुछ बातें जानेंगे इनसे, और जैसे समाज सेवा करते रहते हैं तो उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे कि किस प्रकार की आगे भी विचारधारा रहेगी और आगे क्या करना चाहते हैं। राम राम सर। राम राम जी। तो सर देखिए, आप समाज सेवी है और सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से आपका नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग आपको पहचानते हैं। वो समाज में रहते हैं तो बिल्कुल सामाजिकता में सारे लोग पहचान ही लेते हैं। बिल्कुल। और देखो सर, जो समाज सेवा करता है उसको लोग जानते हैं, क्योंकि जो गरीबों का भला करता है, किसानों से जुड़ा रहता है, तो सब लोग उनको दिल से की गहराइयों से प्यार भी करते हैं और पहचानते भी हैं। ये फर्ज है एक इंसान का, जब कोई किसान के ऊपर कोई या किसान मजदूर के ऊपर कोई किसी किस्म का संकट किसी भी तरह से आए, उसकी मदद में किसान भाई ही उसकी हेल्प के लिए खड़े होंगे। मैं भी एक किसान हूँ। मैं प्रगतिशील किसान क्लब जींद का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून लगा दिए गए थे, उसके लिए पूरे देश के किसानों ने एजिटेशन किया। और इतना बड़ा एजिटेशन जिसने भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने हमारी सरकार को बोलना शुरू किया, वह किसान के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो। तो किसान उस वक्त के दबाव में मौजूदा सरकार ने अपने ये 3 काले कानून वापस लेने का वादा किया और किसानों ने अपने सारा सिस्टम को उन विश्वास करके रोक दिया, आगे दिया। देखो सर, आप मतलब लगातार समाज सेवी तो हो ही, और समाज में रहकर समाज सेवा करते भी रहते हो। चाहे बात किसी भी सामाजिक सेवा की हो तो आप वहाँ पे मदद करते रहते हो, गरीबों की भी मदद करते रहते हो, किसानों की भी मदद करते रहते हो। तो सर, अगर बात पार्टियों की करें तो पार्टियों से कब से जुड़े हुए हो? पार्टी से बड़े लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। पहले मैं अविपा, जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी, उससे जुड़ा हुआ था। और जो उस वक्त हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी राजौंद होती थी, उस वक्त चौधरी साहब ने वायदा किया था आपको चुनाव लड़ाएंगे राजौंद से। फिर ऐसे हालात हो जाते हैं पार्टियों के, वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। उसके बाद ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कालका से चल के जींद में रैली की थी, कालका रैली। उस वक्त नगूरा गांव में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, हुड्डा साहब ने उसको मैं शामिल किया था और उस रैली में मैंने काफ़ी मदद की थी हुड्डा साहब की। जब से लगातार राजनीति में भी हैं, समाज सेवा में भी हैं और किसानी में भी हैं। बिल्कुल। मेरे भी अब ये फार्म पे अकेला मेरा जीरी का, गन्ने का, इस तरह की बजाय भी मैंने बाग लगा रखा है। और बड़ा अच्छा 33 एकड़ में बाग है मेरा। चीकू का बाग है, अमरूद का बाग है, जामुन का बाग है, पौंड है, उस पे जाए तो अच्छा लगता है। फिर मैंने किसान की छोटी छोटी और चीज़ें हैं, जैसे टैंक है, उस टैंक में मछलियाँ पालते हैं, बिल्कुल। देसी मुर्गे पालते हैं। इस तरह सारा एक पशुधन के लिए भी थोड़ा सेट बनाने की तैयारी की है, चलता रहता है। देखो सर, हमारे यहाँ पे मतलब जो किसान होते हैं वो परंपरागत खेती करते हैं। उसमें इतना खाद बीज, मतलब जो यूरिया टाइप का होता है, उससे मतलब खेती बिल्कुल एक जो जीवन है हमारा इंसानों का, वो कहीं ना कहीं मतलब उपज तो ज़्यादा होती है, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। एक तो ज़्यादा पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल करना पड़ता है, खाद का, वो इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। हम 2 ही क्रॉप लेते हैं, धान वीट, धान और गेहूँ। बिल्कुल। तो ये जो प्लांट्स ज़मीन में एक ही तरह के उगाओगे तो ज़मीन में मिनरल्स की कमी हो जाती है। आप बीच में क्रॉप का, पहले बुजुर्ग भी कहते आए भाई फसल बदल दो, इस बार जीरी लगाई थी आप कपास कर दो, गन्ना बीज दो, फलां चीज़ कर दो, ढैंचा बीज दो। ये इसलिए कहते थे, उनके उसको नाइट्रोजन उनकी रूट्स में होती थी, ज़मीन की रोक शक्ति जो कमज़ोर हो रही है वो बढ़ जाती थी। पर अब ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा रह गया है। इंसान जो ठेके पर ज़मीन लेके अपनी खेती करता है, वो सोचता बस जीरी से गेहूँ से अपना पड़ता लगा के, ज़मीन का जो मालिक है कोई और है, तो वो ठेके पर लेते हैं, उनका अपना पेट गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत भगवान की कृपा अगर लग जाए, पैदावार में कोई बीमारी आ जाए, उसमें वो सारे कर्जदार रहते हैं, आड़ती के कर्जदार हैं। बिल्कुल सर। 2 रुपये सैकड़े का ब्याज उनको तंग करता है।
बस ये है, मजबूरी में और कोई काम है नहीं, भूखे मरते काम करते हैं, सच्चाई तो यही है। यही है। किसान का बहुत बुरा हाल है। देखो सर, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप एक किसान भी हो, हाँ। समाज सेवी भी हो, राजनीति में भी हो और एक किसान भी हो। मेरा ये सोचना कहना है, जब तक कोई भी सरकार है, जब तक केंद्रीय सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेगी, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता। चाहे किसी भी किस्म की कोई भी क्रॉप उगाए, किसी चाहे दालें हों, बिल्कुल। चाहे अनाज है, चाहे गन्ना है, चाहे और फॉरेस्ट्री का भी हो, वो भी सारा इसी में आ जाता है। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह के अनाज पैदा होते हैं। तो सरकार स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दे तो किसान का ये है भाई, जैसे थोड़ी भी ज़मीन है अपना पेट भर सकता फिर है। अभी तो सारा कर्जे कितने दबा हुआ है। बिल्कुल सर, किसानों का बुरा हाल है। बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है। देखो सर, अब बात करें अगर समाज सेवा की, अभी 12 तारीख को विजय दिवस मनाया गया था खटखटोल पे, वहाँ भी आपका काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है। हाँ, मेरा तो सहयोग, मेरे भाई हैं किसान, बिल्कुल। मेरे चाचे ताऊ हैं, भाई हैं, मेरा परिवार उनका परिवार एक ही परिवार है। मैं भी खेती करता हूँ, मेरे पास भी और कुछ नहीं है, मैं भी खेत से ही कमाता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ना टेक्निकल उसमें करता हूँ, और सब कई करने को तैयार होते हैं। तो इसमें ये है, 2-3 साल ऐसे ही आते हैं, अगर आप ट्रेंड चेंज करते हो 2-3 साल, फिर खेत से इनकम नहीं आती। वो कहता है मैंने तो 6 महीने का खाना, इसमें से 3 साल के लिए प्रधान कैसे इंतजार करूँगा प्रधान जी। ये मुश्किल सा पड़ जाता है, इसलिए वो चेंजिंग में दिक्कत रहती है उसको। देखो सर, आप एक किसान हो, इसलिए किसान की पीड़ा को समझते हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वे कहते हैं जिसका लागा वो जग है। तो कुछ इस प्रकार की हाँ, जिसके लागे वो जाके, बात सच है। जो तकलीफ है किसान को, जो खेती करता है उसी को पता है। वह कौन सी बीमारी इस बार आ गई, कितनी पकी पकाई फसल में एवरेज एकदम कम हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। मार्च में कई दफ़ा आपने वीट में देखा होगा, खड़ी है फसलें, कहेंगे वह 55 मन है, मेरे तो 50 मन है, 36 मन 38 मन आ जाएगी। क्यों? वो टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता, दाना पिचक जाता, वेट रहता नहीं, गया ख़त्म, सारी मेहनत बेकार, खर्चा लगाया रह गया। इसमें सरकार ये बीमा योजना जैसे चलाई हुई थी, फसलें इस तरह इसको खराबा ही नहीं मानती। एवरेज कम निकल रही है, 50 मन से नीचे अगर वीट निकलती है तो नुकसान ही है किसान को। फिर यो उसमें कई बार 35-36 मन की मंडियों में, और वो सारे चिल्लाते हैं, वो जो बीमा योजनाएं जिससे इंस्टॉलमेंट और उसमें काट ली, जब उनको कहते हैं इतना नुकसान है भरपाई करो, वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारे लिखा नहीं है। फसल पकने पे आती है, आपने देखा हो, मतलब किसान खर्चा तो पूरा लगा देता है, लेकिन उस टाइम पे है ना, मतलब ऐसी बीमारी आती है कि बिल्कुल किसान बैठ जाता है। बैठ जाता है, भगवान के भरोसे है। क्लाइमेट का कोई किसी तरह का खराब आंधी तूफान आगजनी कुछ भी, फ्लड कुछ भी आ जाए, भुगतना पड़ता है, ओलावृष्टि हो जाती है, पकी पकाई फसल चली जाती है। बीमारियां भी ऐसी आ जाती है सर। बीमारियां भी ऐसी जाती है। आप झुलसा बीमारी एक धान में आती है, जीरी में झुलसा है, आज खड़ी है, तीसरे दिन जाके देखो सारा सूख गई। बिल्कुल। और उसके ऊपर एकदम किसान भाग के खर्चा भी करता है, पेस्टिसाइड और छिड़कता है, फिर भी सारी ख़त्म हो जाती है। वो पेस्टिसाइड का भी एक्स्ट्रा, वो जैसे कहते हैं ना भाई, चोरी बढ़िया की चोरी होगी। और वो लाला जी कितना के नुकसान हो गया, इब्बे तो भाई होने लग रहा है, जो पूछना हो उसका भी खर्चा, उसका खर्चा और जोड़ो, इसी तरह किसान की हालत है। लेकिन सर देखो, खर्चा पूरा हो जाता है, लेकिन मुआवजा उन चीज़ों का नहीं मिलता। मुआवजा तो किसान को कोई देता ही नहीं, सच्चाई तो यह है। किसान तो देश में इस्तेमाल करने की चीज़ है, भूखा मरे, उसका बच्चे की बुरी हालत हो, उसको मेडिकल की व्यवस्था मिले ना मिले, उसकी छत गिर रही है, मकान टपक रहा है, कुछ भी है, यही हालत है मजदूर की, यही हालत है किसान की। और सर देखो, किसान को एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश को, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो फिर रह क्या ये कैपिटलिस्ट लोग ये रीढ़ की हड्डी कह के अपना गुजारा करते हैं। आप आज के इस टाइम में आप बताओ, 2100 रुपये 2150 रुपये वीट का जो रेट है, और मार्केट में अब आप खरीदने जाओ 2600 से 2800 रुपये वीट मिल रही है आपको। हमारी वीट मध्य प्रदेश वाले नहीं, ये इस वीट का ये रेट है। और इस बार भी जो पिछली रेसों में वीट कम हुई थी गेहूँ, तो अब जो बीजी गई है गेहूँ, और जो क्लाइमेट अब चल रहा है, और जो इसके पौधे की फूट होनी है जिससे पैदावार बढ़े,
वो पौधे की फूट हो ही नहीं रही। गर्मी का क्लाइमेट, धुंध गिरनी चाहिए, ठंड गिरनी चाहिए, ठंड है नहीं। ये टेम्परेचर जो आज का है वीट का, गेहूं का दुश्मन है ये। बिल्कुल सर। अब जिस हालात में नीचे से छोटे पौधों ने डंडियाँ बनानी शुरू करती है, ये 40 मण नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। और आप पर 10 मण का पर एकड़ जो लॉस आएगा वही तो बचना था। 10 मण गेहूँ ही तो बचनी थी, बाकी तो सारा खर्चा है। वो अब भगवान ने ये जो गर्म मौसम दे रखा है इस टाइम का, नहीं होगा। और अगला तो हो गया, इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक सर देखो किसानों को इसके लिए MSP नहीं मिल सरकार रही। कुछ नहीं दे रही। अब सरकार कुछ नहीं दे रही है सर, MSP नहीं मिल रही है। MSP तो मैंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लागू की, MSP तो स्थायी होनी चाहिए, हाँ। मांगनी नहीं। अगर भाई इस चीज़ की दे दो, इसकी नहीं, हर चीज़ के ऊपर फिक्सेशन होना चाहिए। भाई आपने ये चीज़ पैदा की है। जैसे मैंने जूता बनाया, मार्केट में जीन पैंट धोती कुर्ता जो भी बनाया, उसका रेट फिक्स है भाई, इतने रुपए में मिलेगा, ठीक है ना। फिर वो फसल अनाज उगाया, वो मंडी में ले आके रख देता है, उसकी बोली लगती है, उसका रेट फिक्स क्यों नहीं। हर चीज़ का जब रेट फिक्स है, मैन्युफैक्चरर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, था रेट फिक्स है, इतने रुपए मिलेगी। तो उसी तरह क्रॉप फसलें, किसी भी किस्म की फसलें हैं, दालें हैं, मक्का है, और चीज़ है ना, उसका रेट इसी तरह फिक्स होना चाहिए। अब जैसे गन्ने का समझो आप इस टाइम, अब गन्ने का कम से कम इस टाइम में 450 रुपये क्विंटल रेट दिया जाए तो गन्ना पैदा करने वाले किसान को ही हो जाता है। चलो तो साल भर की क्रॉप है, वो पूरे साल में आती है, तो उसका कुछ नज़दीक लग जाता है। उसके ऊपर लेबर, छिलाई, इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। और 3 बार तो सीढ़ियों पर चढ़ के पेस्टिसाइड मारना पड़ता है, कीड़ा इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया है। और वो रेट बढ़ा ही नहीं रही गवर्नमेंट। मिलों के उधर से पंजाब वाले ने तो बढ़ाया है, और तो 380-80 रुपये किया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, वो भी कुछ नहीं। सर देखो किसान 450 रुपये से नीचे तो कोई बनता ही नहीं। तो फिर गन्ना कैसे उगाएंगे किसान? गन्ना कहाँ से उगाएंगे? मरते हुए अपनी मजबूरी में कुछ छोड़ देंगे, थोड़ा हो जाएगा। जैसे इस बार की आपकी जो वीट आएगी, मेरी हिसाब से जैसे 100% वीट आती थी तो 60% आएगी। बिल्कुल। इतनी कम है इस बार, क्योंकि सर ठंड नहीं है की बार। एक तो ठंड नहीं है, एक बिजाई कम है। बिजाई कम, बिल्कुल। लोगों ने पैदावार कम होने की वजह से गेहूं का सरसों की बिजाई पे जोर दे दिया। कम खर्चे में हो जाती है, जितनी भी होगी मिल तो जाएगी। इसके ऊपर तो अब ये मंडूसी का 2 बार स्प्रे करना पड़ जाता है। दूसरे स्प्रे में गेहूं भी जड़नी शुरू हो जाती है, पहली बार में मंडूसी नहीं मरती। कोई नई सोच वैज्ञानिक यूनिवर्सिटीज़ में ये मंडूसी का कोई इलाज ढूंढे। लगातार किसानों से भी जुड़े हुए हो, समाज सेवी भी हो, लोग जानते भी हैं आपको, और आप लगातार मतलब उनकी जो लोगों के बीच में रह के मदद भी करते रहते हो। और बात करें, आप किसान भी हो, एक समाज सेवी भी हो, राजनीति में भी हो। तो अगर बात करें राजनीति की, तो सर 2024 में MLA के इलेक्शन आएंगे, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? चुनाव तो आते रहते हैं, हर 5 साल में आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर, ठीक है ना। और हर आदमी प्रयास करता ही है। अगर 2024 में चुनाव होगा, मैंने पिछला चुनाव चना से ही लड़ा था, और उस वक्त मेरी इतनी तैयारी नहीं थी। अब अच्छा है, अच्छा लोगों से आना जाना, लगाव प्यार अच्छा है, और लोगों का मन भी है। अब पार्टी चुनाव लड़ाएगी, कांग्रेस पार्टी। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, देखो सर लोगों को भी ऐसा ही नेता उदयवान चाहिए जी, जो उनके बीच में रह सके। और CLP लीडर हैं हुड्डा साहब, इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। जैसे पार्टी जो आदेश देगी चुनाव लड़ेंगे। और सर देखो कहीं ना कहीं जो हमारे किसान हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, उनको भी ऐसा ही नेता चाहिए जो उनकी समस्या को सुन सके, उनकी जो समस्या उनको पहचान सके, उनके बीच में धरातल से जुड़े हुए हो। वो जो वोटर है वो इतना समझदार अभी नहीं है, बहकाए में आ जाता है, लालच में आ जाता है। बिल्कुल। और बहुतों को तो ये नहीं पता तुम वोट किसको देनी चाहिए। आप जाओ तो जाके मिलो, मोहल्ले में जाके कहो भाई वोट का क्या है, हम फलाने आपकी मदद करेंगे, हमारे को आप ये ताकत देते हो, आपकी वोट की ताकत है, तो हम आपके लिए ये योजना लेके आएंगे। उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो तो यूँ कह देंगे भाई छोरा जा रहा है
धर्मवीर आओगा उन्हें पूछांगे किसकी वोट देनी है। मतलब सर कहीं ना कहीं राम दी आओगा वह मारा तो वो देगा। अरे भाई तू के पूछा है जब मैंने बोले ताई तो ही अरे भाई के पूछा मारा तो वो जा रहा है उदयवीर जी आएगा वो कहेगा हम तोड़े गेड़ देंगे। तो बस ये तो इस सर तरह देखो अभी इतनी तक समझ नहीं है कुछ। देखो कुछ वोटर तो समझदार भी हो गए हाँ हैं वहाँ और कहीं पर अभी भी भेड़चाल है। बहुत है। पार्टी के सारे नेता वर्कर बनाते हैं। वर्कर का क्या मानेंगे? अब वो आप मेरे पास जुड़ो मेरे वर्कर का मतलब यही है वो उसका समाज में प्रतिष्ठा है, उसके कहने से वोट मिलते हैं। वर्कर के कहने से वोट मिलते हैं। यार वर्क आप कितना ही कुछ भी कर रहे हो और वर्कर कहते हैं ना इसके साथ नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। वो कहते हैं हमें छोटी मोटी जो अपनी ज़रूरत पड़ती है, चाहे राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ गई, राशन कार्ड पे राशन लेने की ज़रूरत पड़ गई, डिपो होल्डर ठीका बुनाया तो उनका वो वर्कर वो जाके वो काम करता है। ये छोटी पंचायत जिसको पंचायती राज प्रणाली कहते हैं, छोटी प्रणाली, उसमें उनको अपनी दिक्कतें सॉल्व करवाने का ज़्यादा टाइम मिलता है असेंबली वाले लोगों से कम। देखो सर अब हम बात करना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई है या हमारे और भाई है उनसे मतलब क्या कहना चाहोगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा भाई जहाँ तक खेती का मामला है इसमें कम खर्चा कम लागत की खेती करो, एक मेहनत करो। लोग खेती करते हैं चाहे वो उसमें 2 एकड़ की 4 एकड़ की है, वो खेत में जाके अपना काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, छोड़ दिए मेहनत। वो मेहनत का ही तो बचता था, मिलता था। अब उस पर ज़्यादा खर्चे बढ़ा दिए हैं। वो खर्चों के कम करने के लिए शारीरिक मेहनत करें, अपने पेड़ पौधों को संभालें, चाहे वो किसी भी चीज़ के हैं। तो उससे उसकी किसान की पैदावार बढ़ेगी। साथ में असली चीज़ ये है खेती पर निर्भर ही ना रहे परिवार, अलग काम करे खेती से हट के, साइड बिजनेस कुछ भी करे घर में। कोई जैसे किसी को जॉब मिल रही है, जॉब नहीं है, कोई टेक्निकल, कोई हथकरघा का कुछ भी करे, कोई दुकानदारी का कुछ। जब वो घर में एग्रीकल्चर सेक्टर से हटके कोई इनकम आएगी ना तो परिवार चल पाएगा। मतलब कुल मिलाकर सर एक चीज़ पे डिपेंड ना रहे ना। अकेला जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रह गया परिवार चलता है वो कर्जे में डूब जाता है। बिल्कुल हाँ, ये सच्चाई है ये। धन्यवाद सर। तो देखिए जो बलराम कटवाल सर है वो हमारे साथ थे, उनकी हमने जो विचारधारा है वो सुनी है। आपको कैसी लगी इनकी विचारधारा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सर के विचारों को शेयर करें दबाकर और बताएं कमेंट में कि कैसे लगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।